हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। यदि इस बार आप कक्षा 10वीं में गए हैं और टेंशन में हैं कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें, तो घबराइए मत, क्योंकि इनाम ऑनलाइन क्लासेस इस बार आपका सारा का सारा टेंशन खत्म कर देगा। क्योंकि इस बार भारती भवन प्लस में एनसीईआरटी दोनों को मिक्स करके मैं पूरा का पूरा लेक्चर यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा। आपको कहीं से भी कोई पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। संपूर्ण एनसीईआरटी प्लस भारती भवन आपको यहां पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का जो पहला लेक्चर है उसको देखते हैं और समझते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट होगा, कुछ सवाल होगा। ध्यान से देखिए, इसमें हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ले रखा है, प्लस में और देखिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने सवाल को भी ऐड किया है, हमने क्वेश्चंस को भी ऐड किया है, और लास्ट में देखिएगा तो लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव सवाल भी कराएंगे। हमने जैसे ही आप ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, आप समझ लेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको 15 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। उसमें आप कितना बेहतर कर पाते हैं ये आप अच्छे ढंग से समझेंगे, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे आ जाइए आप लोग, बड़ा ही ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पे आते हैं। हम लोग का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, हम लोग का जो गणित का पहला चैप्टर है साथियों, उसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 2025 का जो एग्जाम हुआ है, जो 18 फरवरी को हुआ है, उसके अनुसार सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो है ना समझना पड़ेगा कि आखिर कौन से चैप्टर से, देखिए जो भारती भवन हो गए और एनसीईआरटी हो गए, तो भारती भवन में क्या है, जो अपना भारती भवन मैथ हो गया, पहले एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी प्लस में भारती भवन। ध्यान से देखिए साथियों, एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है उसमें 4 एक्सरसाइज है। इसमें 1.1 मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करके। वहीं आप भारती भवन में देखेंगे तो इसमें भी 4 एक्सरसाइज है, 4 प्रश्नावली है। 1A, उसके बाद 1 का B, फिर 1 का C, 1 का D। मैं इस हिसाब से आज के इस वीडियो में प्रश्न को सेलेक्ट किया हूं साथियों, जिससे आपका एनसीईआरटी और भारती भवन दोनों क्लियर हो जाए, कहीं पर भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बड़ा ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2025 में जो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है उससे कितने नंबर के आए हैं। देखिए 2025 का जो एग्जाम हुआ है उसमें सबसे पहले देखिए, एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। कौन कौन से टाइप के आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं और सब्जेक्टिव टाइप के। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 मार्क्स, 1 नंबर वाले प्रश्न को ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव में एक 5 नंबर के भी होते हैं, एक 2 नंबर के भी होते हैं। तो 5 नंबर का तो बहुत कम आता है, ज्यादातर 2 नंबर के आते हैं। तो यहां पे आप लिख लीजिए 2 मार्क्स। ठीक है, अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, तो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के प्रश्न मतलब 1 अंक के प्रश्न, कितने प्रश्न आए हैं 2025 में, तो देखिएगा तो 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव 3 को सवाल देखने को मिलेगा, और 2 नंबर का जो प्रश्न है वो 2 गो प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 गो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 2 प्रश्न मतलब 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 अंक। कितने मार्क्स, 4 अंक। इधर देखिए, इधर कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएंगे 3 मार्क्स। सभी को अगर आप ऐड कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, तो 7 मार्क्स। अब हमें बताइए, आप कहेंगे कि सर जो पहला चैप्टर अपना वास्तविक संख्या है उससे 7 ही नंबर का आता है, तो ऐसा नहीं है। हर साल आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है। आप लगभग में, आप अप्रोक्स में, आप लगभग में, आप जो है ध्यान दीजिए, आप लगभग में 1 मिनट, आप लगभग में 7 से 10 अंक मान लीजिए। ठीक है, किसी साल 8, किसी साल 9, किसी साल 10, तो 7 से 10 मान लीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। ये रहा अपना थोड़ा सा एनालिसिस कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 मार्क्स के 3 प्रश्न, तो 3 अंक हो गए, और 2 नंबर के 2 प्रश्न, तो 4 कितने हो गए, 7 हो गए। ये बड़ा ही आसान से बन जाएगा आपका। ठीक है, आप कहेंगे कितने विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कहते हैं सर 7 नंबर के लिए क्या ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। ये आपका पहला चैप्टर है, इससे आपको जो नंबर सिस्टम है, संख्या के बारे में आपको जानकारी होता है। यदि आप नंबर के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे होगा।
ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं यहां पे। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में आप जैसे जाइएगा तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, यूक्लिड का भाग लेमा जिसे विभाजन प्रमेय कहते हैं और इसी को भाग एल्गोरिथम कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यदि भाग एल्गोरिथम रहे या भाग लेमा रहे या फिर विभाजन प्रमेय रहे, तीनों का तीनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है भाग एल्गोरिथम का, फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। हमें बताइए साथियों, क्या बचपन में आप इस तरह के फॉर्मूला कभी याद किए हैं? बचपन में कभी इस प्रकार का फॉर्मूला आप याद किए? बिल्कुल, आप बिल्कुल किए होंगे। भाज्य बराबर कौन सा फॉर्मूला, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। आप बचपन में इस प्रकार का फॉर्मूला जरूर याद किए होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बस 10वीं क्लास में थोड़ा सा इसका रूप चेंज है, वो कैसे फॉर्मूला बनेगा उसको भी हम समझते हैं, पूरा का पूरा एकदम डीप में समझेंगे, ठीक है साथियों। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो भाज्य होता है उसको इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं साथियों? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है। तो भाज्य को डिविडेंड बोलते हैं और जो भाजक होता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं साथियों? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर, ठीक। जो भागफल होता है उसको कोशंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशंट। कोशंट क्या बोलते हैं साथियों? कोशंट बोलते हैं। और जो शेष होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। भाज्य को डिविडेंड बोलते हैं, भाजक को डिवाइजर बोलते हैं, भागफल को कोशंट बोलते हैं और शेष फल को रिमाइंडर। अब कहेंगे, अब ध्यान दीजिए, हमें ये बताइए आपका जो नाम होगा, मान लीजिए मेरा नाम इनाम सर है। क्या है? इनाम सर है। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां से पहला अक्षर उठाऊंगा, पहला अक्षर यहां से, और यहां पे एस उठाऊंगा तो IS, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो उसी तरह हमें बताइए क्या आप कहेंगे तो सर इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, यहां से डी उठाना है तो यहां से उठा लीजिए। अभी मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, घबराइए नहीं। यहां से आपको डी उठा लेना है, इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर भी क्या है साथियों? इसका भी पहला अक्षर डी है, तो बराबर देना। देखिए हमने क्या किया, इसका पहला अक्षर डी ले लिया, बराबर का चिन्ह दिया। इसका जो भाजक होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, इसका पहला अक्षर क्या होता है? डी होता है, हमने डी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्मूला में, अपना फॉर्मूला में क्या साथियों? गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद भागफल को कोशंट बोलते हैं, इसका पहला अक्षर क्या होता है? क्यू होता है। क्या होता है? क्यू। उसके बाद फिर फॉर्मूला में, अपने फॉर्मूला में क्या है? तो अपने फॉर्मूला में प्लस है तो हम देंगे प्लस। उसके बाद रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर का जो पहला अक्षर है वो क्या है? आर है। आप कहेंगे सर आर है तो आर दे दीजिए। अब कितने विद्यार्थी कहेंगे सर ये अपना फॉर्मूला बनेगा? तो बिल्कुल नहीं, ये अपना फॉर्मूला नहीं बनेगा। आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला क्यों नहीं बनेगा? हमें बताइए, यहां पर भी डी, यहां पर भी डी, ये बिल्कुल सेम है कि नहीं है? अगर आपको बताइए, हमें अगर डी का मान अगर 2 दे दे तो कितने विद्यार्थी कहेंगे कि यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, ये इसको और इसको सेम मान लेंगे, लेकिन ये सेम नहीं है। देखिए ये डी कहां से आया है? ये भाजक से बना है। ये डी कहां से बना है? सॉरी, ये डी कहां से बना साथियों? ये भाज्य से बना है। और ये कहां से बना है? ये भाजक से बना है। हमें बताइए, क्या आपको थोड़ा भी बेसिक पता है? इस प्रकार यदि आप भाग करते हैं, 3 तिया कितना होगा साथियों? 9 होगा। कितना होगा? 9। तो 1 बचेगा शेष। हमें बताइए, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। जिनमें भाग लगाया जाता है, जिनसे भाग देंगे उसको भाजक, जिनमें भाग लगाया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। भाग लगाने के फलस्वरूप जो भागफल होता है, जो आंसर आपको लगेगा ना कि यही आंसर है, उसे बोलते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और जो बच जाए ना उसे बोलते हैं शेष। क्या बोलते हैं? शेष।
अब कहेंगे कि सर ये डी सेम है, बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये डी कहां से आया है? डिवाइजर से। ये डी कहां से आया है? सॉरी, ये डी कहां से आया है? डिविडेंड से आया है। और ये डी कहां से आया है? डिवाइजर से। हमें बताइए, डिविडेंड और डिवाइजर क्या सेम है? बिल्कुल नहीं। ये भाज्य और भाजक कभी सेम नहीं हो सकते। ये बताइए हमें, भाजक और भाज्य क्या सेम है? नहीं। तब क्या करेंगे आप कहेंगे कि सर अब कौन सा फॉर्मूला बनाए, ये डी तो यहां पे काम नहीं कर रहा है क्योंकि सेम है। तब रुकिए, देखिए क्या करेंगे हम लोग भी बिहार से आते हैं, इसको यहां से ऐसे उठाएंगे, कहेंगे बाबू जाओ तुम्हारा काम नहीं, इसको भी कहेंगे तुम भी जाओ, और इसके जगह पे हम क्या करेंगे, दो धनात्मक अलग, इन दोनों को छोड़ करके दो धनात्मक पूर्णांक ले लेना है। तो आपको क्या ले लेना है? आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके बुक में क्या लिया गया है? ए और बी। तो ए और बी धनात्मक पूर्णांक हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हटा करके ए और इसको हटा करके क्या यूज करेंगे साथियों? बी। क्या क्या यूज करना है? ए और बी। देखिए, इस डी को हटा करके ए और यहां से जो डी था उसको हटा के बी। ये वाला आपको ए यहां ला के रख देना है और ये बी यहां लीजिए। ये आपका फॉर्मूला बना, ये आपका सही फॉर्मूला है, भाग एल्गोरिथम का ये आपका फॉर्मूला रहा। ध्यान दीजिए, ये आपका फॉर्मूला। क्या ये आपको समझ में आया कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे बना? क्या ये आपको समझ में आया? आपने बचपन में तो ये बहुत याद रखा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आखिर ये कैसे आया। तो ये अभी हमने पूरा का पूरा समझा कि आखिर कैसे आया। तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? कक्षा 10वीं में आपको इस प्रकार याद नहीं करना है, आपको कैसे याद करना है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बोलना है? बी क्यू प्लस आर। गुना नहीं भी बोलिएगा तो चलेगा। अब एक बहुत जरूरी चीज, यहां पे एक कंडीशन होता है, यहां पे एक शर्त होता है, शर्त बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। तो अपना फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं? अपना जो फॉर्मूला बना साथियों, फॉर्मूला बना है, अपना जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां कंडीशन लगाइए, ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला के लिए कंडीशन बहुत जरूरी है, शर्त बहुत जरूरी है। आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, हमें बताइए, जीरो, ये जो आर है ना, ये हमेशा क्या होगा? जीरो से बड़ा और बराबर होगा। क्या होगा? इतना पहले समझिए, ये जो आर है जिसे शेष बोलते हैं, शेष फल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक। तो ये जो आर का मान होगा ये हमेशा जीरो के बराबर होगा या तो जीरो के मतलब जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब ये बताइए हमें, आर का मान या तो जीरो आएगा या तो एक या तो दो या तो तीन या तो चार आएगा, ठीक है। या ध्यान दीजिए, जीरो से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा। इस चिन्ह को, इस सिंबल को समझिए, आप बड़ा ही ध्यान से समझिए, ठीक है। आपका जो सेशन है, आप किस सेशन के लिए पढ़ रहे हैं? आपको मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होना है, तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। घबराना नहीं है, पूरा का पूरा एकदम डीप में पढ़ना है। जीरो से बड़ा का चिन्ह है और ऐसे लगाइएगा तो बराबर, तो जीरो से बड़ा भी है आर और जीरो के बराबर भी हो सकता है, लेकिन आर का मान मतलब आर से बड़ा हमेशा कौन होगा? बी होगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। कितना मर्तबा यहां से ऑब्जेक्टिव बना, ये मोस्ट वीवीआई ये कंडीशन रहा। अब हर एक सवाल में ये लगेगा, ये चिपकाना पड़ेगा आपको, इसके साथ ये आपको चिपकाना पड़ेगा। तो अपना फॉर्मूला क्या बना साथियों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा भी है बराबर भी है किसका मान? आर का मान, और आर से हमेशा बड़ा क्या होगा? बी होगा। क्या ये कंडीशन आपको समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें बताइए एक चीज और, आपको मैं थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूं। एक और चीज, कितने विद्यार्थी आगे अभी मैं सवाल बताऊंगा ना तो कंफ्यूज खा जाएंगे। आपको पता होगा, कोई भी भाग लीजिएगा ना, दो से लगाइएगा तो दो पंचे कितना हो जाएगा साथियों? 10 हो जाएगा। शेष क्या हो गया? जीरो। जो शेष होता है ना, क्या होता है? शेष क्या होता है? शेष, उसको आर बोलेंगे। शेष को क्या बोलना है? आर। भागफल को क्यों बोलता है? क्या क्या बोलना है? क्यों बोलना है? क्योंकि भागफल को इंग्लिश में क्वोशंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वोशंट। आज जो भाज्य होता है उसको ए, क्योंकि भाज्य का जो इंग्लिश में होता है उसको तो डिविडेंड बोलते हैं, लेकिन हमने तो डी को हटा दिया क्योंकि सेम था, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तब हमने यहां पे दो धनात्मक पूर्णांक इस्तेमाल किया, ए और बी। तो ये अपना ए रहेगा और ये अपना बी रहेगा। पूरा का पूरा दिमाग में स्कैन कीजिए। अगर कोई भाग लगाएंगे तो जिनसे भाग देंगे
उसे मैं बी कहूंगा। क्या कहूंगा? बी। ये बी का मान हो जाएगा। जिनमें भाग लगेगा उसे ए का मान। आप कोई छोटा मोटे क्लास में, मतलब 6ठी 7वीं क्लास में है नहीं, 10वीं क्लास में है, तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो इसके अनुसार यहां समझना पड़ेगा, ठीक है। जो बचेगा उसको आर बोलेंगे, जो भागफल होगा उसको क्यू। दिमाग के अंदर पूरा का पूरा स्कैन कीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ये अपना रहा यूक्लिड। तो हमने यहां पे क्या सीखा साथियों? या फिर भाग लेमा हो, या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो, या फिर विभाजन प्रमेय हो। तीनों का तीनों चीज सेम है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फॉर्मूला क्या बनता है? यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक चीज आपको मैं खास चीज बताना चाहता हूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहता है कि यदि इस फॉर्मूला में आर का मान 0 आ गया, क्या आ गया? आर का मान 0। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 और 8 का आप जो है ना मौसा निकाल दें। क्या निकाल रहे हैं? मौसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप मौसा निकाल दें, ठीक है, अनुसार मौसा निकाल दें। तो आप क्या करेंगे? 8 बराबर 4 को किसके साथ गुना करेंगे? 2 के साथ। अब कुछ नहीं तो 0 बचा, तब ना 4 दूना 8 होगा, तब ना बराबर होगा 4 दूना 8, और 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 और 8 के बराबर होगा। तो देखिए यहां पे अभी मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर हमने क्या किया। अभी बस इतना समझाइए, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये क्या कहता है? कहता है कि यदि इस फॉर्मूला में आर का मान 0 हो जाता है, आर का मान, बड़ा ही ध्यान से समझिएगा साथियों, यदि इस फॉर्मूला में आर का मान 0 हो जाता है तो जो ये है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे भाजक। क्या कहेंगे? भाजक। इसे कहेंगे भाजक। भाजक जो होगा वही मौसा होगा। मतलब मौसा क्या हो जाएगा? अगर 0 आ गया तो मौसा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? और हमें बताइए 4 8 का मौसा 4 ही होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी पूरा का पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं, घबराना नहीं है, बस आपको घबराना नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा एकदम डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैट्रिक परीक्षा 2026 में शामिल होना है, तो बिल्कुल एकदम डीप से पढ़ना है। देखिए यही फॉर्मूला रहा अपना, ये कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा। 0 से बड़ा भी है, बराबर भी है, कौन? आर का मान। ये जब निकालेंगे ना तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक। और आर से हमेशा बड़ा होगा बी, ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए भागफल को क्वोशंट बोलते हैं और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। ये बड़ा ही बेसिक चीज है जो हमने समझा। ये फॉर्मूला अपना भाषा में रहा, ये भी आप देख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही ध्यान से देखिए। ये पूरा का पूरा हम लोग ने समझा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां से कुछ हम HCF के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमने इस वीडियो के शुरू में ही बोला है साथियों कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ध्यान दीजिए, ये तो अपना फॉर्मूला आपको समझा ही दिया है। अब देखिए यहां से मौसा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखिए क्या करना है आपको, ए और 1 का अगर मौसा निकालना है। अब हमें बताइए मौसा, मौसा को क्या बोलते हैं? तो मौसा को बोलते हैं HCF। HCF, HCF, H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन और F मतलब फैक्टर। मतलब ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा जो गुणनखंड होगा ना साथियों, वही क्या होगा? मौसा होगा। हमें बताइए इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड मैं करने जा रहा हूं जो दोनों में मौजूद हो। याद रहे कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में क्या हो? मौजूद हो, ठीक है। देखिए हमें बताइए ए को, हमें बताइए ए और 1 है। अब हमें कहेंगे, आप कहेंगे कि सर आपने कॉमन बोला है, कॉमन मतलब जो दोनों में मौजूद हो। ए इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ए तो कभी मौसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए केवल इस पद में है, इसके पास नहीं है, ठीक। हमें बताइए ए के गुणा में कुछ नहीं तो 1 होता है। आपको याद रखना है कोई भी चर होगा ना, ए है ना, तो 1 का पावर कुछ नहीं तो 1, बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1, और चिन्ह में कुछ नहीं तो प्लस। ये चार चीज जो है ना लेके चलता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके गुणा में कुछ भी नहीं है, इसके गुणा में कुछ भी नहीं तो 1 है। क्या है? 1 है। अब 1 इसके पास भी है, 1 इसके पास भी है, तो अपना मौसा क्या बनेगा? मौसा कहता है कि जो दोनों में कॉमन हो और ज्यादा से ज्यादा बड़ा संख्या। तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा 1 ही तो है, जो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। क्या ये आपको समझ में आया साथियों? क्या ये आपको समझ में आया कि 1
कि ए और एक का मौसा एक होगा। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बड़ा ही ध्यान से देखिए। अभी हमने कहा कि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो दोनों में मौजूद हो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। अब ए और ए का HCF मौसा निकालेंगे ना, तो ए इसके पास भी है, ए इसके पास ही, जब दोनों में मौजूद हो तो उसे ही तो उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो मौसा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमें बताइए साथियों, 2 गुना 4 कॉमा, हमें बताइए आप, थोड़ा अलग सवाल लेते हैं, 2 गुना 3 गुना कॉमा, कॉमा लिया, देखिए 2 गुना 3 कॉमा क्या लूं, 2 गुना 5। हमें बताइए अगर इसका आपको मौसा निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। तो कॉमन देखिए, कॉमन का मतलब जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। तो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, देखिए बिल्कुल कॉमन हो गया, तो 2 इसका HCF हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों में कौन क्या कॉमन है? दोनों में ए कॉमन है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, अब ध्यान दीजिए, ये बड़ा ही मतलब विद्यार्थी लोग थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा ही आसानी से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए क्या है, ए और 0 का मौसा, इसमें गलत करके चले आते हैं विद्यार्थी। यदि आप नहीं समझेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आपका 1 नंबर कम हो सकता है। बड़ा ही ध्यान समझिए, देखिए इसका HCF निकालना है। हमें बताइए आप जो है 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 को गुना में आप कुछ भी लिख लीजिए, 0 के गुना में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को किसी संख्या के साथ गुना करने पे 0 ही होता है। आप किसी के साथ भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बताइए इस पद में क्या है? ए है। 0 के गुना में कुछ नहीं, तो ए आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ए को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। जब ये लाइन से ये लाइन बन सकता है, मतलब ये स्टेप से ये स्टेप बन सकता है, तो ये स्टेप से भी ये स्टेप बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, 0 को ए से गुना करेंगे 0। अब देखिए कॉमन क्या, अपने को तो मौसा चाहिए, तो क्या कॉमन है? ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, तो यहां से उठा लीजिए, तो मौसा बराबर क्या हो गया? ए हो गया। क्या ये आपको समझ में आया? इसी में मैं आपको थोड़ा सा अलग सवाल एक दे रहा हूं, हमें जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। हमें बताइए, अगर हमें बताइए, ध्यान दीजिए, हमें बताइए P और 0 का मौसा बोले तो P तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 0 के गुना में हम P कर सकते हैं, 0 के गुना में P कर सकते हैं, क्योंकि 0 को P से गुना करने पे 0 ही हो रहा है, जैसे का तैसे हो रहा है। कॉमन देखिए, P इसके पास भी, P इसके पास भी, तो P अपना मौसा हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपको एग्जाम में आपका 1 नंबर भी कहीं नहीं जाएगा, ये आपको समझ में आ गया। फिर अगला कॉन्सेप्ट, ये बड़ा ही आसान है, देखिए ये भी बड़ा ही आसान है, बड़ा ही ध्यान से देखिए, ठीक है। हमें बताइए यदि आप 3 और 4 का HCF निकालेंगे, मतलब मौसा निकालेंगे, तो मान लेते हैं, मानेंगे क्या? 3 और 4 का जो HCF होगा वो 1 होगा, क्योंकि इसके पास भी गुना में 1 है, इसके पास भी गुना में 1 है, इसके अलावा किसी भी, मतलब इसके अलावा कॉमन हो ही नहीं सकता, ठीक है। कॉमन केवल 1 ही है, ठीक है। तो इसका HCF 1, इसका HCF 1। अब हमें बताइए साथियों, जब हमने 3 और 4 का HCF निकाला तो 1, उसी तरह अगर मैं 4 और 3 का HCF निकालूं तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा। मतलब संख्या को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है। यदि आप ए बी का मौसा निकालेंगे या बी ए का मौसा निकालेंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। पूरा का पूरा हमने सब्जेक्टिव प्रश्न प्लस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्लस में कॉन्सेप्ट शामिल किया, तो घबराइए नहीं, ठीक है। वास्तविक संख्या का आपको 6-7 लेक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। देखिए अब देखिए अपना यहां पर से, देखिए यहां पे ये तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये अपना भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। इसमें कह रहा है कि मौसा ए और बी वही चीज है, मौसा बी और ए होगा। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। हमें बताइए ए बी का अगर मौसा निकालेंगे तो क्या होगा साथियों? बी ए का मौसा बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमें अभी तो समझाया हमने कि यदि संख्या को पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बी का HCF निकालेंगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक। और बी ए का भी HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो संख्या के पलटने से मौसम में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसलिए यहां पे बराबर लगा हुआ है, ठीक। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक।
अब देखिए हमने जो समझाया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर प्राप्त अंतिम शून्य शेष या जब शेष शून्य आता है तो उस चरण का भाजक क्या होता है, मौसा होता है। यदि आप इस फॉर्मूला पे संख्या को बैठाएंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का मान 0 आ जाएगा ना, तो इसी चरण का, इसी स्टेप का क्या करना है आपको b का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, और वो आपका मौसा निकल जाएगा। ठीक है, अब वही चीज है जो हमने समझा। हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। तो देखिए यहां से अपना सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से बड़ा ही आसान प्रश्न है, ये कह रहा है कि b बराबर ac, तो b a का क्या है, तो यहाँ पे ये बड़ा ही आसान सवाल है, ये गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणज। आपने बचपन क्लास में ही पढ़ा होगा कि गुणज क्या है, तो 2 4 6 8 10, ये सभी 2 के क्या है, तो 2 के गुणज है। क्या है, गुणज है। यही सवाल में अगर थोड़ा सा चेंज कर देता, क्या कर देता, चेंज कर देता। देखिए सवाल में अगर एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर दे, अगर इसमें बी ए को थोड़ा सा चेंज कर दे, बोल दे ए बी का क्या है, तब ये भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाजक। कैसे बनेगा, अगर मैं यहां से क्या है, b बराबर जो इक्वेशन है b बराबर ए सी है ना, अगर c का मान निकालूं तो b ऐसे ही रहेगा, जो गुना में होता है वो बट्टा के नीचे, तो a क्या बन गया, भाजक बन गया। क्या बन गया, भाजक बन गया। अगर सवाल में कहता a b का क्या है, तब हम लिखते भाजक। क्या लिखते, भाजक। फिलहाल अपना क्या है, b a का है तो गुणज। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुणज। ये बड़ा ही आसान प्रश्न था, इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चलेंगे। ठीक, देखिए अब अपना अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान है, कह रहा कि भाग एल्गोरिथम फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 72 दिया है और b का मान 9 दिया है, तो r का मान निकालना है। हमें बताइए, जो अब देखिए हम क्या करेंगे, बड़ा ही आसान है, बहुत आसान है। ठीक, देखिए a का मान कितना दिया, एकदम बैठाइए 72, तो देखिए लिखिए 72, हमने a के जगह पे 72 लिखा, बराबर b का मान कितना दिया है, तो 9 दिया है। क्या दिया है, 9, गुना का चिन्ह देना है। ये क्यों के जगह पे क्या होगा, ये यहां पे अगर मैं बता दूं, अगर लिखना आपको इस तरह, अगर मैं 8 प्लस 0 लिख दूं तो आप सोच में पड़ जाएंगे, सर 8 आपने कैसे लिखा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। a को क्या बोलते हैं, तो a को बोलते हैं, ये जो a का मान है इसे भाज्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, भाज्य। और भाग देने पर भाज्य हमेशा इस तरह बीच में होता है। और 9 क्या था, जो b होता है वो क्या होता है, भाजक। क्या होता है, भाजक। तो भाजक मतलब जिनसे भाग लगाया जाता है, तो 9 से मैं भाग लगा रहा हूं, तो 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। शेष क्या बचेगा, 0। शेष को r बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, कोष्टंट बोल देते हैं, क्यों बोल देते हैं। ठीक है, आपसे केवल क्या पूछा जा रहा है, r पूछा जा रहा है। आपसे जितना पूछे उतना ही बताना है। तो हमने क्या समझा साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखिए, हम एक जगह पे 72 डाले, प्रश्न के अकॉर्डिंग b के जगह पे 9 डाले, सवाल के अकॉर्डिंग बीच में गुना का चिन्ह होता है। q का मान कितना आया, तो 8 आया, प्लस r का मान कितना आया, भाग देने पे 0 आया। देखिए क्या ये बराबर हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। 9 अट्ठे 72, 72 में 0 जोड़ेंगे तो 72, जो कि 72 के बराबर है। तो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अपने को आंसर, अपना आंसर क्या हो जाएगा साथियों, r बराबर क्या हो जाएगा, 0। अपना आंसर होगा r बराबर 0। क्या ये आपको समझ में आया, आपको समझ में आया। तो उसी तरह इसमें भी करना है। a का मान क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा, बराबर b का मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो फिर से कर लीजिए, 37 में कितना से भाग देना है, 4 से देना है। यदि आप देखिए अभी जो है ना आपका शुरुआती दौर है, ठीक है, अभी आपका जो है ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, आप मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम देंगे, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं। जैसे ही आप 2-3 सवाल सीख जाएंगे, मैं थोड़ा फास्ट में चलूंगा। ठीक है, तो 4 कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए 4 का पहाड़ा कितना मरतबा पढ़ेंगे, जो 37 आ जाए या इससे कम आ जाए, भाग में ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 9 कितना हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा। 4 9 36, एक क्या बचेगा, शेष। शेष को क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर आर। ये जो होता है भागफल, भागफल को क्यों बोलते हैं। ठीक, तो देखिए क्यू का मान कितना हो जाएगा, 9, प्लस आर का मान क्या हो जाएगा, 1। आपको क्या बताना है, तो आपको क्यों मतलब भागफल बताना है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा साथियों, भागफल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, भागफल 9। क्या ये आपको समझ में आया, ये बड़ा ही बेसिक प्रश्न था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये अपना दूसरा प्रश्न है। ठीक है,
ये भी बड़ा ही आसान है, ये फॉर्मूला दिया है, अब कह रहा है कि Q और R का मान बताए। किसका मान बताए? Q और R का मान। देखिए तो अपना फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला रट लेना, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। A का मान प्रश्न में कितना दिया है? 10 बराबर, B का मान चेक कीजिए तो 3 दिया है, 3 दिया है। आप चाहे तो भाग दे सकते हैं या ऐसे ही दिमाग लगा सकते हैं, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा या इससे कम आएगा, तो 10 आ ही नहीं सकता। 3 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 10 आ ही नहीं सकता, लेकिन आप उससे थोड़ा सा कम ला सकते हैं। 3 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ गया। 3 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 9, उसमें 1 जोड़ेंगे तब ना 10 के बराबर होगा, तो +1 यहां पे लिखना है, ठीक है। यदि आपका मस्तिष्क इस तरह काम नहीं करता है, ज्यादा अभी शुरू में काम नहीं करता, तो आपको ऐसे सिंपली क्या करना है, 10 में 3 से भाग देना है, क्योंकि इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं, और 3 दिया 9, 1 शेष बचेगा, ठीक है। गुना का चिन्ह देना है, इसे Q का मान बोलते हैं, इसे R का मान बोलते हैं। तो Q की जगह पे क्या, 3 प्लस का प्लस देंगे और R की जगह पे 1। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था आंसर में? देखिए आंसर में आपसे क्या पूछा जा रहा था साथियों, तो आंसर में कह रहा था Q और R का मान बताइए। तो Q का मान क्या हो गया, तो लिखेंगे इस तरह लिखना है, Q बराबर 3 और R बराबर 1। ये आपका आंसर होगा। क्या ये आपको समझ में आया? इसमें टोटल 4 प्रश्न है, मैं एक और बता देता हूं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहा, HW रहा, ठीक है। सबसे पहले इस तरह आपको लिख लेना, ठीक। एक मिनट साथियों, चलिए ठीक है, ये प्रश्न हट ही गया, चलिए ठीक, आगे देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। सब बड़ा ही आसान है, ये तो और भी आसान था, घबराइए नहीं, ठीक है। एक मर्तबा समझ जाइएगा ना, तो कोई भी अंक दे देना तो आपसे बन जाएगा। देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या था, A बराबर BQ प्लस R। A का मान चेक कीजिए 81 है, तो 81 बराबर, B का मान चेक कीजिए तो 3 को किसके साथ गुना करेंगे तो 81 आ जाए। क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, 27 के साथ गुना करेंगे, 27 दिया कितना होगा, 81। जब कुछ भी नहीं बचा, पूरी तरह से कट जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। यदि आप चाहे तो 81 में भाग लगा लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक। अब हमें बताइए क्या निकालना अपने को, तो अपने को R का मान निकालना है और Q का मान निकालना है। तो जो शेषफल होता है उसे R कहते हैं, और ये जो आया है भागफल उसे Q बोलते हैं। तो अपना R का मान 0 और Q का मान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप ये और इस प्रश्न को बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं, और इस प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से देखिए। जो 18 फरवरी को अपना एग्जाम हुआ है, जो मैट्रिक परीक्षा 2025 के विद्यार्थी थे, इस तरह के प्रश्न एक फिक्स ही होते हैं, ठीक है। जिस तरह ग्राफ का चांस होता है कि 99% आएगा, उसी तरह ये 95% चांस होता है कि ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा सीख लेना है। इसमें टोटल 6 प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है, उसमें से मैं जो थोड़ा कठिन होगा एक ये बता दूंगा, और ये थोड़ा सा भारी लग रहा है, ठीक है, ये कठिन है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा देखिए, एक मतलब गणित में क्या होता है, आप नहीं समझते हैं तो कठिन रहता है। कठिन का परिभाषा ही है, जब आप सही से नहीं समझते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही आप सीख जाएंगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। कह रहा कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिडियन बोले या भाग लेमा बोले या फिर विभाजन प्रमेय बोले, आपको वही A बराबर BQ प्लस R के तरीके से बनाना है। सवाल क्या अपना पहला सवाल यहां पे आपको इस तरह लिख लेना है, क्या है, 252। मैं पहले प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, 252 और क्या है साथियों, और क्या है 1540। तो सबसे पहले आपको इस तरह लिखना है, आपको इस तरह लिखना, आंसर लिख लेना, आंसर यहां लिखा हुआ, ठीक है। हमें बताइए इन दोनों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, तो आप कहेंगे सर 1540, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह आपको 1-2 लाइन जो है ना शुरू का याद ही रख लेना है। लिखना है बड़े पूर्णांक से, क्या लिखना है, बड़े पूर्णांक से क्रिया का मतलब इस जो फॉर्मूला अपना फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में बड़े पूर्णांक से क्रिया का स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो बड़े पूर्णांक से क्रिया का आरंभ करेंगे, क्या करेंगे, आरंभ करेंगे, ठीक है। मतलब प्रारंभ करेंगे या फिर आरंभ करेंगे, दोनों सेम चीज है। तो सबसे पहले लाइन में आपको याद ही रख लेना ये लाइन, क्योंकि हर एक प्रश्न में आपको ये लाइन चिपकाना है, बड़े पूर्णांक से क्रिया का आरंभ करेंगे, ठीक है। अब बड़ा आपने तो लिख दिया,
बड़े पूर्णांक से क्रिया का आरंभ करेंगे, कौन सा विधि इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी तो लिख दीजिए। तो यहां पे आपको लिख लेना भाग एल्गोरिथम, ठीक है, या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम इस तरह लिख लेना, ठीक है, एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम से इस तरह, ठीक है। फॉर्मूला क्या अपना यूक्लिड एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए हमने जो सबसे पहले कंडीशन समझाया था वो यही कारण समझाया था, क्योंकि हर एक प्रश्न में आपको वो शर्त चिपकाना पड़ेगा। वो क्या था साथियों, तो वो था ए बराबर, क्या था, ए बराबर, सॉरी ए बराबर नहीं था, क्या था, वो कंडीशन था जहां 0 से बड़ा बराबर आर और आर से हमेशा बड़ा क्या होगा, बी होगा। ये कंडीशन आपको नहीं भूलना। इतना लिखने के बाद तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा बड़े पूर्णांक से क्रिया का आरंभ करने पे या फिर करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां कॉमा लगाना है, जहां 0 से बड़ा बराबर आर और आर से बड़ा बी। अब आपको स्टार्ट कर देना क्रिया। बड़ा पूर्णांक क्या है, तो बड़ा पूर्णांक है 1540, बराबर का चिन्ह देना, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। बड़े पूर्णांक कौन है, तो 1540। छोटा कौन सा हो गया, तो बीच में बराबर का चिन्ह देना है, छोटा क्या हो गया, 252। अपना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पे ध्यान बना के रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ए का मान कितना आ गया 1540, बी का मान कितना आ गया 252। अब क्या करना है आपको, अब आपको भाग लगाना है, क्योंकि ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं भाज्य और बी को बोलते हैं भाजक। तो यहां पे हम भाग लगा के चेक करेंगे, ठीक है, आपको चेक करना है भाग लगा के, ठीक। देखिए ध्यान दीजिए, तो 1540 में कितना से भाग लगाना है, 252 से भाग लगाना। इस तरह के प्रश्न फिक्स ही होते हैं, आपको किसी भी हाल में बहुत ध्यान से समझना, ठीक। देखिए 252 को किस संख्या के साथ गुणा करेंगे कि 1540 एकदम आ जाए। अगर 1540 नहीं आ पाता है तो उनसे कम चलेगा। तो कितना मर्तबा 252 अप्रोक्स में, लगभग में, मानिए दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है। बड़े बड़े संख्या आता है, गुना में दिमाग लगाना पड़ेगा। अप्रोक्स में 250 मानिए, ठीक है, 250। आप कितना मर्तबा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 1500 आ जाएगा, बताइए हमको। क्या 6 मर्तबा चेक करें, तो 6 मर्तबा हम चेक करें, 2 मर्तबा में क्या हो जाएगा 500। तो 252 को 6 मर्तबा गुना करके चेक कर रहे हैं, तो 6 दूना कितना हो जाएगा साथियों 12, 6 पंचे 30 और 1 31 को 1 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15। देखिए कितना आ गया 1512, कितना आ गया 1512। हमने ध्यान दीजिए, अगर मैं 7 से कर दूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, भाग में तो ज्यादा नहीं ले सकते, इसमें ये चीज तो आपने बचपन से सीख रखा है। तो 252 मतलब 1540 में 252 से भाग लगाया हमने, तो 6 मर्तबा पहाड़ा पढ़ा, मतलब 6 से गुना किया तो 1512 आ गया। क्या आ गया 1512। अब आपको घटाना है, क्या करना है आपको, अब आपको घटा लेना, ठीक। तो 1540 में से 12 गया तो कितना बचेगा 28 बचेगा, कितना बचेगा 28, क्या बचेगा 28 बचेगा, क्या बचेगा 28। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए यहां पे, अब क्या करना है आपको, गुना का चिन्ह देना है। हमने क्या कहा आपको कि ये जो होता है ये हमेशा किसका मान होता है, बी का मान, किसका मान, ये हमेशा ए का मान होता है, ये हमेशा किसका मान होता है, आर का मान, ये हमेशा क्यू का मान होता है। अब देखिए यहां बैठाइए, हमने ए के जगह पे 1540, बी के जगह पे 252 और क्यू के जगह पे क्या डालेंगे साथियों 6 डालना है प्लस, क्योंकि अपने फॉर्मूला में प्लस है, और आर के जगह पे 28 डालना है। आर के जगह पे क्या डालना है 28। इस सबका जरूरत नहीं है, बस इसको गुना करने के लिए लिखिएगा, ठीक है। तो आर के जगह पे क्या लिखना है आपको 28, क्या लिखना है 28। ये अपना पहला चरण कंप्लीट हो गया है। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है कि वैसा चरण का मौसम होगा जिसका शेष शून्य आ जाए। क्या शेष शून्य आ गया है, 0 आ गया है, नहीं। जब तक आर का मान 0 नहीं होगा तब तक हम रुकने वाले नहीं है, पानी भी नहीं पिएंगे। ध्यान दीजिए अब क्या करना, अब अगले चरण के लिए क्या करना है, बड़ा ही ध्यान से देखना, ये यहां पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 252 को यहां ले लेना है, मतलब 252 जो पहले बी का मान था वो ए में बदल जाएगा, ए का मान हो जाएगा 252, और जो आर का मान था ना वो किस में बदल जाएगा, बी में बदल जाता है। याद रहे दूसरे चरण में क्या होगा, ध्यान दीजिए, दूसरे चरण में जो बी का मान रहता है वो किस में चेंज होगा,
ए में, जो आर का मान होता है, आर किस में चेंज होगा, बी में, ठीक है। तो यहां से 252 यहां चले आया और 28 यहां से यहां चले आएगा। फिर से भाग लगाइए, ये ए बन गया, ये बी बन गया। फॉर्मूला 252 में कितना से लगाएंगे, 28 से लगाएंगे। देखिए कितना मरतबा गुना करना है, थोड़ा चेक कीजिए। 9 मरतबा में करे क्या, 28 को 9 से गुना करे क्या, 9 अट्ठे कितना हो जाएगा, 72। 72 को 2 हासिल, 7 बचेगा, 9 दूना 18 और 18 7 25। देखिए एकदम एग्जैक्ट पकड़ा गया, ठीक है। मतलब अगर मैं 9 मरतबा में गुना करूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं 28 को 9 से गुना करूं, अगर मैं 28 को 9 से गुना करूं तो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, 252, और शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब जो विभाजन एल्गोरिथम है, जिसे भागलेमा भी बोलते हैं, वो भागलेमा क्या कह रहा था यदि चरण में, अगर कोई चरण में शेष शून्य आ जाता है तो उस चरण का जो भाजक होगा, ध्यान से सुनिए, उस चरण का जो भाजक होगा, इस चरण में शेष शून्य आया है तो इस चरण का भाजक क्या है, तो 28 है। तो यहां पे इस तरह आपको लिखना है, इस तरह लिखना है, शेष आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, शेष शून्य आ गया है। क्या लिखना है, शेष शून्य आ गया है, शेष शून्य आ गया, इस तरह आपको लिखना है, आ गया, सॉरी, आ गया है, शेष शून्य आ गया है, अतः क्रिया का अंत हुआ। इस तरह लिखना है, अतः क्रिया का अंत हुआ। क्या हुआ, अंत हुआ। क्या हुआ, अंत हुआ। क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसको भी लिखना है, नहीं, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए समझाने के लिए हमने किया है, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए। नहीं लिखना आपको, एग्जाम में ये नहीं लिखना। अब आपको क्या निकालना था, तो अपने को मौसा निकालना था, वो भी किसका, तो 252 और किसका, तो 1540 का। कितना आया मौसा, तो भाग एल्गोरिथम कहता है जिस चरण में 0 आए उस चरण का जो भाजक है वही मौसा होगा। तो मौसा बराबर 28, यही आपका सही आंसर आ जाएगा। हमने इस प्रश्न को बिल्कुल डीप में समझा है, एकदम डिटेल में आपको समझाया। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया? अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस तरह के कितना भी बड़ा क्यों ना प्रश्न हो, आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। तो क्या ये आपको समझ में आया? आपको बस एग्जाम में इतना करना है और 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपका 1 नंबर भी कहीं नहीं जाएगा, ठीक। देखिए अब हम लोग चलेंगे, देखिए यहां पे इस पेज में ले लेते हैं, ठीक है। तो अपना अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं, क्या था, 196। अपना अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो आया है वो क्या आया है, 196। दूसरा प्रश्न जो है साथियों क्या है, 196 और 196 और किसका निकालना है, तो 38,220 38,220 का HCF निकालना है। वो भी कौन सा विधि से, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि 2 लाइन सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए 2 लाइन मैं वही लिखूंगा, ठीक है। आपको इस तरह 2 लाइन लिखना है, इस तरह सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है। इस तरह लिखना, आपको सबसे पहले सॉल्यूशन हल लिखना, ठीक है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है और इस तरह लिखना है, बड़े पूर्णांक से। क्या लिखना है, बड़े पूर्णांक से, बड़े पूर्णांक, अब ध्यान से समझिए, ठीक है। बड़े पूर्णांक से क्रिया का, बड़े पूर्णांक से क्रिया का आरंभ करेंगे, ठीक है, करेंगे बड़े पूर्णांक से क्रिया का आरंभ करेंगे। ये पहला लाइन रहेगा आपका। दूसरा लाइन में आपको क्या लिखना है, दूसरे चरण में आप कौन से विधि से कर रहे हैं, तो उसका नाम है यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। क्या नाम है, यूक्लिड एल्गोरिथम से। इस तरह लिखना है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से, इस तरह, ठीक है, विधि से, जिसमें A बराबर BQ प्लस R होता है। ये फॉर्मूला होता है। कंडीशन क्या है साथियों, जहां 0 से बड़ा बराबर R और R से बड़ा हमेशा B होता है। इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब आपने लिख ही दिया बड़े पूर्णांक से क्रिया का आरंभ करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा, देखिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको 38,220 आपको इस साइड देना पड़ेगा, बराबर देना पड़ेगा छोटा पूर्णांक 196। देखिए अब इतना बड़ा संख्या है तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करना, ठीक। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो 38,220
में कितना से भाग लगाना है, 196 में, क्योंकि ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पे बड़ा ही आसान से भाग देना है। ये अगर एक मर्तबा में लगाऊं तो कितना होगा, 196। कितना बचेगा, 12 में से 6 गया तो 6, ये देखिए 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। और इधर कितना बचेगा, ये तो इसको एक पैसा दे दिया तो 1 बचेगा, कितना बचेगा, 196। यहां तक हमने कर लिया है, ये 2 यहां चले आएगा। ठीक है, अब हमें बताइए 196 है, कितना मर्तबा में, 9 मर्तबा में करना पड़ेगा ना, तो 9 मर्तबा में दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप अप्रोक्स 200 मान लीजिए, तो 200 को 9 से गुना कर रहे हैं तो 1800 हो रहा है। ठीक, ऐसे दिमाग लगाना आपको। ठीक है, नहीं तो बहुत समय चले जाएगा भाग लगाने में, आपको गुना कर देना है। तो 9 छक कितना होता है, 9 छक 54 को 4। ठीक है, हासिल 5 हो गया। 81, 9 को 9 से गुना करें 81, और 81 और 5 कितना बन गया, तो 81 5 बन जाएगा 86। 86 को 6, हासिल कितना, 8। 9 को 1 से गुना करना है 9, और 9 8 हो गया 17। कितना हो गया, 17। और इस तरह आपको घटा लेना। ये पैंचा लेगा 12, 12 में से 4 गया तो हमें उम्मीद है घटाव आता होगा आपको। ठीक है, तो 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 12 में से 4 गया तो 8, ये बचा 5, पैंचा लेगा 15, 15 में से 6 गया 9, ये इधर 0, क्या बचेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 0 बचेगा, और ये भी 0, मतलब खत्म। कितना बचा, 98। अभी भी अपना ये 0 बचा है, तो इस 0 को हम उतारेंगे, अपना कितना आ गया, 980। अब 196 को कितना संख्या के साथ गुना करना है कि 980 आ जाए, तो 196 को 5 से गुना करके देखिए आप। ठीक है, या फिर 4 से गुना करके देखिए, 4 से कीजिए। ठीक है, 4 से करेंगे, कितना से करेंगे, 4 से। तो 4 पंचे 20 को 0, हासिल 2, 9 चौक 36, 37 38 को 8, हासिल 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। कुछ कम हो रहा है ना, तो बढ़ा देंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यदि आपको लगे कि ज्यादा कम हो गया, अपने को कितना 980 पे जलना है, तो 5 से लगाना है। कितना से लगाना है, 5 से। तो 196 को कितना से लगाना है, 5 से। इस तरह के भाग में थोड़ा समय लगते हैं। ठीक है, 6 पंचे 30 को 0, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। 9 पंचे 45 और 3 तो 8 हो गया, और इधर 5 और 4 9। बिल्कुल देखिए यहां पे क्या आ गया, अगर मैं यहां 5 से अगर 196 को गुना करूंगा तो 980 पूरी तरह एकदम खत्म हो जाएगा, पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मतलब अब हमें बताइए कितना आया, 195। कितना आया, 195। 195 याद रखना है, 196 को 195 के साथ गुना करेंगे तो शेष क्या बचा था साथियों, एकदम से 0। ये एक ही लाइन में बन गया, ये एक ही लाइन में। इसका भाग थोड़ा सा टफ था, लेकिन ये एक ही लाइन में बन गया। ठीक है, 196 को 195 से गुना करेंगे तो शेष 0 बच जाएगा। अब भाग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, भाग एल्गोरिथम क्या कहता है साथियों, भाग एल्गोरिथम कहता है, ध्यान से सुनिए, भाग एल्गोरिथम कहता है कि जिस चरण में शेष 0 आ जाए उस चरण का जो भाजक होगा वो मौसा हो जाएगा। तो आपको फिर से वो लाइन लिखना है जो लाइन हमने बताया था आपको, शेष 0 आ गया है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है शेष 0 आ गया है। ठीक है, शेष 0 आ गया है, अतः क्रिया का अंत हुआ, अतः क्रिया का अंत हुआ। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होगा, घबराना नहीं है, पूरा का पूरा 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं है, उसके लिए मैं समझाऊंगा आपको। शेष 0 आ गया, अतः क्रिया का अंत हुआ। अब क्या करना आपको, मौसा निकालना था। क्या निकालना था आपको, मौसा। किसका मौसा निकालना था, तो 196 और किसका, तो 38,220 का हमने मौसा निकाला। तो जिस चरण में 0 आए उस चरण का जो भाजक होगा वही मौसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 196। क्या ये एल्गोरिथम विधि आपको समझ में आया, क्या ये समझ में आया, हमें उम्मीद है। देखिए अब आपको क्या करना है, ये होमवर्क रहा। देखिए यहां देखिए, ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, ये आपके लिए क्या रहा, होमवर्क रहा। ये आपके लिए होमवर्क रहा। हमें उम्मीद है हमने 2 प्रश्न आपको समझाया और ये 4 प्रश्न आपको बनाना है। जब तक आप खुद से बनाएंगे नहीं तब तक कैसे होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए यहां से अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है साथियों, यहां से अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू होता है। बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा था, ये बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है इस तरह के। ठीक, कह रहा कि 2 धन पूर्णांक तथा
दो धन पूर्णांक ए और बी, ए होगा यहाँ पे, ठीक है। ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो कौन सा कंडीशन आप कहेंगे सर आपने तो अभी लिखा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो 0 से बड़ा भी होता है, बराबर भी होता है आर, और आर से बड़ा होता है बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर चेक कीजिए, कौन सा आंसर? तो आप कहेंगे सर डी मैच कर रहा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। ये भी बड़ा बेसिक प्रश्न है, ये भी बड़ा ही बेसिक प्रश्न है, ध्यान दीजिए। कह रहा कि 45 और 60 का मौसा निकालना है, बड़ा ही आसान है। देखिए 45 बराबर लिखिए 60 बराबर, इसका क्या कर लीजिए गुणनखंड। तो क्या कीजिएगा गुणनखंड कैसे होगा? 3 गुना 5 गुना 3, 3 पंचे 15 और 15 तिया 45 होगा ना। उसी तरह 60 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुना 5, फिर क्या हो जाएगा? 3 गुना 5 मतलब 15 और फिर 2 गुना 2। इसे आप चाहें देखिए कैसे बनेगा, ठीक, आप चाहे तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पंचे 15, गुणनखंड करने के बाद एक बार चेक कर ले, ठीक। तो 3 पंचे 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। आप चाहे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं इसे। आप इसे चाहे तो 3 गुना 5 भी लिख सकते हैं। हमें बताइए, इससे पहले हमने आपको क्या बताया? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या चुनना है लेकिन दोनों के पास हो। देखिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों, ध्यान दीजिए, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, एक 3 इसके पास भी है, एक 3 इसके पास भी, तो 3 तो आ जाएगा। उसके बाद चेक कीजिए, ये 3 इसके पास है लेकिन इसके लिए नहीं है, इसके पास तो नहीं लेना है। 5 इसके पास है तो 5 इसके पास भी है तो 5 लेना है। 2 देखिए इसके पास है लेकिन इसके पास है ही नहीं, तो बेकार का है ना। तो 3 पंचे 15, अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो 15 कौन सा? तो आप कहेंगे सर डी, डी, ठीक है। क्या ये आपको समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये टफ होता जाएगा, ठीक है। कह रहा कि 5, 15 और 20 का लौसा निकालना है, फिर मौसा। देखिए थोड़ा मैं फास्ट में करूंगा, ठीक है। देखिए 5, 15 और 20 का क्या निकालना है? एलसीएम। फिर 5, 15 और 20 का क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। इधर मैं एचसीएफ निकालूंगा, इधर मैं क्या निकालूंगा? एलसीएम, एलसीएम। देखिए तो किससे लगाना पड़ेगा? 5 से लगा दूं क्या? 1 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौका 20। इन सभी को क्या कर देना है? गुना कर देना। तो 3 पंचे 15, 15 चौक कितना हो जाएगा? 60। हमें उम्मीद है एलसीएम आता होगा। उसके बाद कह रहा कि अनुपात लगाना है, तो यहां पे अनुपात लगाएंगे। एलसीएम का अनुपात, एलसीएम निकाला, अनुपात हमने लगाया, ठीक है, रेशियो लगाया। उसके बाद अब मौसा निकालना। मौसा मतलब वैसा संख्या से हमको लगाना पड़ेगा जो तीनों संख्या को विभाजित कर दे। तो कौन है वो? तो वो केवल 5 ही है जो तीनों को विभाजित कर दे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20। इसके अलावा आप देखिए अगर मैं 3 से लगाऊं, इसमें विभाजित होगा, इसमें नहीं होगा, तो आगे नहीं बढ़ना आपको। HCF क्या हो गया? 5 हो गया। देखिए तो क्या आ गया? 5, 5 एकम 5 और ये कितना से कटेगा? 12 पंचे 60। तो अपना जो लास्ट आंसर आया 12:1 आया, ठीक है। कौन सा आंसर है? तो कहेंगे डी, ठीक है, डी। फिर से क्या हुआ? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर, बड़ा ही ध्यान से देखिए। ये अपना चौथा प्रश्न है। कह रहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम के बारे में समझना जरूरी है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा का पूरा 50 मिनट में पूरा का पूरा नंबर सिस्टम समझा रखा है, पूरा डिटेल में समझाया है। तो आप चाहे तो इस वीडियो पे यहां पे जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक। तो सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या निकालना है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। क्या होता है? 2। गुणनफल मतलब गुना, और सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। क्या होता है? 4। और 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी नए होंगे, हमें पता, इसलिए मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका अधिकतम गुणनखंड 2 हो। 2 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 2 के पहाड़ा में, इसके अलावा किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 4 में क्या होगा? जिसके अधिकतम 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। 1 के पहाड़ा में भी आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के में भी आएगा, 4 में भी आएगा। तो 2 से ज्यादा हो गया तो भाज्य संख्या, 2 ही हुआ तो अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको नोट में लिख लेना है कि सबसे, आपको नोट में रख लेना, याद रख लेना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य
संख्या क्या हो जाएगा साथियों 2। और एक खास बात आपको वो भी नोट कर लेना है, सबसे एकमात्र, देखिए पूरे अभाज्य संख्या एकमात्र, ठीक है, एकमात्र अभाज्य संख्या होता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या एग्जाम में आएगा, जो सम होते हुए अभाज्य संख्या हो, क्या हो, सम होते हुए अभाज्य संख्या हो, तो वो भी केवल 2। देखिए अभाज्य संख्या का जो श्रेणी है वो 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी तरह। तो सबसे छोटी 2। अब कहेंगे सर पूरा में सम केवल क्या है, तो 2 है, केवल 2 है सम, बाकी सम 2 नहीं है। मतलब इस केवल पूरा का पूरा अभाज्य संख्या में केवल 2 ही ऐसे हैं जो सम संख्या है, बाकी सभी विषम संख्या है साथियों। क्या है, विषम। हमें उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक और नोट लिख लीजिए आपको क्या लिखना है, आप एक और नोट, हमने क्या कहा, सबसे छोटी, क्या बोला हमने, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो 4। तो ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और 2 चौक 8। अपना कौन सा आंसर बनेगा, तो सी, ये बी बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये बनेगा, इसे मैं बी कर देता हूं और इसे सी कर देता हूं, तो अपना आंसर बनेगा 8। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं। क्या आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया? ठीक, देखिए पूरा का पूरा भी 15 प्रश्न करेंगे, कहीं जाना नहीं आपको। ठीक, 5वां प्रश्न देखिए, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF, सम संख्या जो एकदम क्रमिक हो, कहने का मतलब लगातार हो, तो 2 और 4 सम संख्या है, लगातार भी है ना। 3, अगर आप कहेंगे सर 3 काहे छोड़ दिए, 3 सम संख्या नहीं होता है, आप नंबर सिस्टम वाला वीडियो जाके देखिए। ठीक, तो 2 और 4 ये क्रमिक सम संख्या है, इसका HCF निकालेंगे। देखिए तो 2 ऐसे ही रहेगा, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2, क्या मैच कर रहा है, दोनों में क्या मौजूद है, कॉमन चेक कीजिए, 2, तो 2 को मिलेगा तो एगो लेंगे, HCF क्या होगा 2, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको बी करता हूं और इसके सी करता हूं। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, चेक कीजिए। 8 नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। अभाज्य संख्या का परिभाषा ही बनता है वैसा संख्या जिसमें केवल 1 और स्वयं से भाग लगे, उसके अलावा कोई भी संख्या उसको विभाजित न कर पाए। ठीक है, मतलब न कर पाए, उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या कहना है, अभाज्य संख्या। तो 8 तो होगा नहीं क्योंकि ये 4 भी कर दे रहा है, 2 भी कर दे रहा है। ठीक है, 11 चेक कीजिए, बिल्कुल सही 11 होगा, क्या होगा 11 सही आंसर होगा। 9 भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है, 15 भी नहीं होगा क्योंकि ये 5 के टेबल में 3 के टेबल में आता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ये आपका 11 सही आंसर हो जाएगा। ये भी आगे पीछे हो गया, घबराना नहीं आपको। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, फिर से हमने क्या बोला, 15 होगा क्या, नहीं, 15 को देखते ही काटिए, 16 सम संख्या को देखते ही काटिए क्योंकि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के अलावा कोई होता ही नहीं है। 25 देख के काटिए क्योंकि ये 5 के पहाड़ा में आता है, 29 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, केवल 1 और 29 के पहाड़ा में ही आता है, इसके अलावा कोई भी संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकता। तो आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाई 1 है, सुनिए अब मैं आपको पाई के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, पाई देखिए आपको याद रखना है, पाई जो इसको बोलते हैं पाई। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो कि लगभग में लिया गया है, जो कि किस में लिया गया है, लगभग में, वो एक परिमेय संख्या होता है। अब कहेंगे आप कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, इस चीज को हमें थोड़ा समझाइए। सुनिए, देखिए अब इतना समझिए, पहले आप 22 में 7 से भाग देंगे ना तो ये आवर्त संख्या बनेगा, रिपीट करने लगेगा। क्या आपको मैं थोड़ा करके दिखाऊं, देखिए मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं, बड़ा ही आसानी से समझना आपको। 22 में कितना से भाग देना है, 7 से, तो देखिए यहां पे थोड़ा मैं ले आता हूं। ठीक है, ये आपको याद रखना, बस इतना याद रखना है कि पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 जो कि लगभग में, आप चाहे तो भाग दे सकते हैं, काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही भाग दीजिएगा ना तो क्या बनेगा, 3.14 और आगे तक देना है, बहुत आगे तक देना। ठीक है, जैसे ही आप आगे तक देंगे तो देखिएगा फिर 1 4 ऐसे करके रिपीट होने लगेगा। ठीक है, एकदम रिपीट होने लगेगा, आवर्ती संख्या बनेगा। क्या बनेगा,
आवर्ती संख्या, और जो भी आवर्त संख्या होते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमने मान लिया कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्यों नहीं है, पाई अपरिमेय क्यों है? तो सुनिए, तो पाई का जो असल में मान है ये 22/7 असल में मान नहीं है। रियलिटी में 22/7 इसका मान नहीं होता है। पाई का मान एक क्या होता है, अनावर्त संख्या बनता है। 3 दशमलव बहुत आगे तक जाता, हमेशा नया नया संख्या, रैंडम नंबर आता है, ठीक है, हमेशा नया नया संख्या आता है, तो उसे अनावर्त संख्या कहते हैं, दशमलव वाले संख्या होते हैं, ठीक है। तो वैसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। हमने नंबर वाले सिस्टम वाले वीडियो में बड़ा ही डिटेल में समझाया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सुनिए, तो अपना क्या बनेगा, सीधा देखते ही क्या बोलना आपको, पाई एक अपरिमेय, अगर इसका मान होता 22/7 होता तो क्या टिक करते, परिमेय, ठीक। आगे देखिए, √5 रूट के अंदर हो, अब पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो, तो उसे सीधा क्या बोलना साथियों, अपरिमेय बोलना है। क्या बोलना है, अपरिमेय। अगर ये 9 होता तो 9 को बाहर निकालूं तो क्या आ जाएगा, 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसे p बट्टा q के रूप में हमने ला दिया, तो ये क्या हो गया, √9 परिमेय संख्या। लेकिन इसे आप चाह के भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जब ही 5 का आप वर्गमूल करेंगे ना, तो ये बहुत आगे तक जाएगा और संख्या रिपीट नहीं करेगा। जब रिपीट नहीं करता तो उसे हम क्या कहते हैं, अनावर्त संख्या, और जो भी अनावर्त संख्याएं होते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखिए 1/√2, देखिए ये 2 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ही नहीं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 रहता तो चल जाता, 4 रहता तो चल जाता, लेकिन 2 किसी के स्क्वायर में आता ही नहीं है, तो ये भी क्या बनेगा, अपरिमेय। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, क्या ढूंढना है आपको, अपरिमेय संख्या ढूंढना है। हमें बताइए, √2 खत्म, 0 बचा, ये क्या बन गया, परिमेय बन गया। क्या बन गया, परिमेय। इसको देखिए, यहां देखिए 3√8 बट्टा में क्या है, बट्टा है रूट के अंदर 2, 3 ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह। 8 को अगर 8 का मैं अगर गुणनखंड करूं तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा, बिल्कुल होगा। आप कहेंगे सर 2 दूना 4, 4 दूना का 8, बिल्कुल। बट्टा के नीचे √2 को अभी कुछ नहीं करना है, आपको पता होगा, आपने 9वां क्लास पास करके आया है। 2 संख्या अगर रूट के अंदर हो तो एक बाहर निकल जाता है, तो 3 गुना, ये दोनों जोड़ा में है, इसको बाहर निकालिए। रूट के अंदर कौन बच गया, ये, और ये पहले से रूट के नीचे है, ये खत्म। 3 दूना कितना होगा, 6, बट्टा में 1 डालिए। क्या परिमेय संख्या नहीं बना, बिल्कुल बना। कभी कभी आपको लगेगा कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन वो परिमेय संख्या बन सकते हैं, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अपने को क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या, तो आगे चेक करेंगे, ये भी नहीं बनेगा। पाई देखते ही आंसर मारना, क्या मारना है, पाई देखते ही आंसर। ये अपना सही आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। ये इसके साथ गुना होगा 3 माइनस, और ये इसके साथ गुना होगा 3, 0 परिमेय संख्या, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, फिर से अपरिमेय, रूट के अंदर 3, सीधा मारिए आंसर। 13 नंबर, पाई देखते ही क्या कीजिए, अपरिमेय संख्या, पाई देखते ही अपरिमेय संख्या। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक है। देखिए √5 माइनस में होता तो कट जाता, ये थोड़ी कटेगा। 1√5 क्या बनेगा, 2√5, ये भी अपरिमेय संख्या है। अपने को क्या ढूंढना है, परिमेय संख्या, ठीक। ये भी 21 पूर्ण वर्ग नहीं है, 11 देखिए 11 क्या बनेगा, 121 बनेगा। गुना करेंगे तो 11 को गुना करेंगे 121 पूर्ण वर्ग संख्या है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121, तो बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा साथियों, क्या बनेगा, 11 बनेगा। क्या बनेगा, 11। तो यहाँ पे अपना 11 बन गया, बट्टा में कुछ नहीं, एक परिमेय संख्या बना। आप कहेंगे बिल्कुल बना, तो किससे बना है, सी से, तो सी अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। दशमलव में सुनिए, दशमलव में अगर यहां सुनिए, इधर परिमेय, इधर अपरिमेय, कंफ्यूजन ही नहीं रहने देना, ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं रहने देंगे हम। सुनिए, दशमलव में हो संख्या रैखिक हो परिमेय, दशमलव में हो संख्या रैखिक हो परिमेय, दशमलव में हो संख्या और बहुत आगे तक
रिपीट हो, क्या हो, इंफिनिटी तक रिपीट हो। रिपीट मतलब वही तीन 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 परिमेय। सुनिए, दशमलव में हो संख्या, हमेशा रैंडम नंबर आए, अलग 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 संख्या आए और इंफिनिटी तक जाए तो उसे हम अनावर्त संख्या कहते हैं। और जो भी अनावर्त संख्याएं होते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो इस तरह के संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय। ढूंढिए, देखिए यहां पे 101, इसको 101 होना चाहिए लेकिन 001 हो गया, यहाँ पे 000 हो गया, अलग अलग संख्या आके इंफिनिटी तक जा रहा है, तो यही अपना आंसर होगा। यही क्या है, अपरिमेय। तीन तीन रिपीट कर रहा है, ये परिमेय, ये तो परिमेय, ये भी परिमेय, साफ मट्टा के रूप में दिख रहा है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या जो आपका पहला चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझा, प्लस में जो अपना यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय है उसको भी समझा। उसके बेस पे हमने सवाल किया जो सब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि एग्जाम में हर साल चले आते हैं, प्लस में 15 ऑब्जेक्टिव किया और उसके कॉन्सेप्ट को भी मैंने समझाया। हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। दूसरा लेक्चर भी बहुत जल्दी उपलब्ध मैं कराने का कोशिश करूंगा। इतना ही, आप पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी भारती भवन आप पूरा का पूरा बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते